everyone, welcome back to my channel. This is the first chapter of class 10th ICSE board history. चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने क्लास 8th में, अगर आप ICSE बोर्ड में ही थे तो आपने पढ़ रखा है बाय द नेम ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857. इसको अगर हम हिस्टोरियंस के बात करें तो इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है बाय मेनी हिस्टोरियंस. सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आपकी जो बुक है उसमें कॉजेज भी दिए गए हैं और इवेंट्स भी दिए गए हैं, बट एट द टॉप ऑफ इट वेरी क्लियरली इट इज़ मैंशनड इन द बुक इटसेल्फ कि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉजेज हैं. जो इवेंट्स एंड ऑल है वो ऐसी कंटिन्यूएशन के लिए रखा गया है ताकि आपको एक ब्रेक ना लगे जब आप चैप्टर समझ रहे हो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉजेज पढ़ने वाले हैं. ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमीडिएट, मिलिट्री, जितने भी कॉजेज आपके बुक में हैं और सिलेबस में है वो हम पढ़ने वाले हैं. बाकी जो रहते हैं इवेंट्स वगैरह वो सब हम पढ़ेंगे. अगर आप मुझे कमेंट्स में कहते हो, इफ़ यू टेल मी इन द कमेंट्स दैट यू वांट अ वीडियो फॉर द इवेंट्स ऑल्सो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ठीक है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. इंडिया में जो ब्रिटिश ने अपना कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करी, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी जगह को एक्वायर करना बाय मिलिट्री कंट्रोल, ठीक है, या फिर आर्मी वगैरह से. तो इंडिया में जो ब्रिटिश ने अपना कॉन्क्वेस्ट किया, इंडिया को एक्वायर करने का जो ये प्रोसेस था, ये कब से शुरू हुआ? 18th सेंचुरी के मिडिल से, 18th सेंचुरी के मिड से शुरू हुआ. और एक बार जब कॉन्क्वेस्ट हो गया ब्रिटिश के द्वारा इंडिया का, उसके बाद ब्रिटिश रूल का कंसोलिडेशन जब ये लोग कर रहे थे, ये जो था कंसोलिडेशन और साथ में जो कॉन्क्वेस्ट था, दोनों चीज़ें जो हमारे इंडियंस थे उनके द्वारा रिजेंट करी गई थी. मतलब उनके ज़्यादा द्वारा हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन उन्होंने उसका किया था. ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी और वो लोग उसके अगेंस्ट थे. दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. ठीक है. अब जो ये इंडियंस ने रिजेंट किया था, ये इंडियन सोसाइटी के हर सेगमेंट के थे. मतलब यहाँ पे क्लास या रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑलमोस्ट सारे ही इंडियंस जो हैं उन्होंने रिजेंट किया था अगेंस्ट जो हमारा ये कंसोलिडेशन वगैरह ब्रिटिश कर रहे थे और जो इन्होंने इंडिया को एक्वायर किया था, कॉन्कर किया था. ठीक है. जब हम ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं उसमें बेसिकली आ जाते हैं किंग्स, राजा, क्वीन, रानियाँ. फिर आ जाते हैं पीजेंट्स, बेसिकली आप फार्मर्स कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो ओनर टाइप होते हैं लैंड के, ट्राइबल्स, जितनी भी ट्राइब्स वगैरह थी वो सब आ जाते हैं, और सोल्जर्स ने भी रिजेंट किया था. वो हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग मिलिट्री कॉजेज. ठीक है. हार्डली एक ईयर ही पास हुआ था 1857 में को जब कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री, या मतलब सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो ये ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 था, ये एट द एंड एक फेलियर साबित हुआ था. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इन अर्ली क्लासेस. मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट एक मेन रीज़न ये था कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. इसलिए जो इंडियंस थे वो एक तो जहाँ पे वो लोग स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पे ज़्यादा एक्शंस नहीं कर पाए, और दूसरा रीज़न ये था उनके फेलियर का कि बहुत कम जगहों से, मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही हमने ये अपराइजिंग देखी, बाकी जगहों पे कोई रिजेंटमेंट नहीं शो किया गया था. ठीक है. तो हार्डली एक ईयर ही गुजरा था कि जो रिवॉल्ट है वो अराइज हुआ अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश. जो हमारे ब्रिटिश जो थे उनकी जो एक्शंस थे, हरकतें थी, जो उन्होंने पॉलिसीज़ लाने लगे, जो उनके एक्शंस और पॉलिसीज़ थे वो या तो इंडियंस के सेंटिमेंट के, इंडिया में जो लोग रहते थे उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थे. बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, मतलब जो उनके बिलीफ्स थे उसके अगेंस्ट थे, या फिर वो उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे थे इंडियंस को. ठीक है. ऐसी पॉलिसीज़ और एक्शन, उनके सारे पॉलिसीज़ और एक्शंस ऐसे ही थे
मतलब देखो आप कह सकते हो 98 या 99% जितनी भी उनकी पॉलिसीज एक्शंस थे वो या तो इंडियंस के बिलीफ्स के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थे या फिर उनको हार्म पहुंचाने के लिए करे गए थे और खुद को खुद को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने किया था एक्शंस की अगर हम बात कर लें या जो उन्होंने पॉलिसीज लाए थे वो लोग, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया था, बेसिकली 1857 हम साल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेबेलियंस थे, यही चीज़ जो हमने फेलियर की बात करी, ये जो रेबेलियंस थे ये लोकल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाए थे, ये स्कैटर्ड थे, मतलब एक नॉर्थ में है, कहीं एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में हो गया, एक साउथ में हो गया, मतलब स्कैटर्ड थे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में 3 4 5 6 जगहों पे एक साथ हुआ हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। और आइसोलेटेड थे, आइसोलेटेड आफ्टर कोविड-19। आई डोंट थिंक मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ब्रिटिश को इन जो ये ग्रेट अपराइजिंग हुआ था, ये जो पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इससे ब्रिटिश को कुछ खास बहुत बड़ा खतरा तो नहीं हुआ, सीरियस थ्रेट, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये रिवोल्ट्स थे फॉरेन रूल के अगेंस्ट इंडियंस का जो एक ट्रेडिशन था, स्ट्रगल था, वो शुरू हो गया फॉरेन रूल के अगेंस्ट फ्रीडम पाने का, ठीक है। तो बेसिकली इंडियंस जो है वो यूनाइट हुए इससे। ये जो रिजेंटमेंट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ठीक है, उनको चैलेंज करना, उनके ऑपोजिशन में खड़े होना, इससे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कल्मिनेट हुआ, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसमें मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसेंट्स और सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इट शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इट्स वेरी फाउंडेशन। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट नहीं दिया इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने ब्रिटिशर्स को, बट एट द सेम टाइम उसकी जो फाउंडेशन थी, जो बुनियाद थी उसकी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हिला कर रख दिया। नाउ वी कम टू द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम डेप्थ में पढ़ेंगे हर एक कॉज के बारे में, बट अभी जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ कि क्या क्या है बेसिकली। फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857। अब देखो ब्रिटिशर्स ने बहुत एक सेंचुरी से भी ज़्यादा यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। और 1757 से 1857 ये एक 100 years का पूरा स्पैन ऑफ टाइम है, ठीक है। फर्स्ट 100 years जो था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, वो कैसे मार्क किया जाता है? बाय ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड रैपिड एक्सपेंशन। एक तो उन्होंने इंडिया में बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए, एट द सेम टाइम रैपिडली एक्सपैंड किया अपना डोमिनियन इंडिया में, ठीक है। जो ब्रिटिश एक्सपेंशन का कंबाइंड इफेक्ट, किसका कंबाइंड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं? ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसीज़ या तो उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए एम करती थी, या फिर पॉलिसीज़ वर एम्ड एट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई कर पाए बाय आउटराइट वॉर, सब्सिडरी अलायंस, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ और जो वो इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो हम इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इन तीनों चीज़ों का जो ये कॉम्बिनेशन था, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट था, इसने बहुत बुरा, एडवर्सली आप कह सकते हो, नेगेटिवली इफेक्ट किया इंडियन सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को। और जब मैं सेगमेंट्स की बात कर रही हूँ, बेसिकली इसमें किंग्स, क्वींस, सारे रिलीजन्स के और जो कास्ट सिस्टम होता है, सब लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक है। रूलिंग क्लासेस, देखो वहीं पे मैं बात करती किंग्स और क्वींस की, जो रूलिंग क्लासेस थे उनको उनके पावर से हटा दिया गया था, वो हम पढ़ेंगे अभी कैसे, अंडर द हेडिंग पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। जो पीजेंट्री थी, बेसिकली आप समझ लो जो फार्मर्स वगैरह थे, जो लैंड राइट्स थे उनके, उनसे उनको डिप्राइव रखा गया था, ठीक है। और जो आर्टिसंस था, उनका लाइवलीहुड, एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो छीन लिया गया था। मिडिल और अपर क्लासेस, अभी हमने बात करी रूलिंग क्लास की, अब जो मिडिल और अपर क्लासेस थी इंडियन सोसाइटी की, पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की, नॉर्दर्न इंडिया की, तो ये लोग एनॉय हो गई थी, मतलब तंग आ गए थे बिकॉज ऑफ देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेल पेड हायर पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज वगैरह नहीं आई थी, उस वक्त तक क्या था, काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ मिडिल एंड अपर क्लासेस नॉर्दर्न इंडिया के जो थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में वेल पेड, मतलब उनको अच्छी खासी इनकम मिलती थी और उनकी पोस्ट भी अच्छी थी, हाई पोस्ट पे वो लोग थे। लेकिन
जब ये ब्रिटिश आए और इनकी जो ये पॉलिसीज़ वगैरह आई उसकी वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूजन मतलब हटा दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग एनॉयड थे। मेन हु फॉलोड कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़, ऐसे लोग जिन्होंने कल्चरल या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉलो करी, जैसे कि प्रीस्ट हो गए या स्कॉलर्स हो गए, उनको पास एट द एंड इनकम नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि उनके जो पेट्रन्स थे वो लूज कर चुके थे, मतलब दे लॉस्ट देयर पेट्रन्स। पेट्रन्स कौन थे उनके? इंडियन रूलर्स, प्रिंसेस, जमींदार्स, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खुद ही अथॉरिटी लूज कर दी थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो प्रीस्ट और स्कॉलर्स थे उनके पास इनकम नहीं बची थी, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो था वो ख़त्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि उनके जो पेट्रन्स थे लाइक इंडियन रूलर्स, प्रिंसेस, जो राजकुमार थे, जो ज़मींदार थे, उनकी अथॉरिटी छिन गई। अब जब पेट्रन्स की अथॉरिटी छिन गई तो उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट कर रखा था, ऐसे समझो, तो जो लोग अपॉइंटेड थे वो भी डेफिनेटली हटेंगे। अब किन लोगों को अपॉइंट कर रखा था? प्रीस्ट, स्कॉलर्स, जितने भी कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज़ वाले लोग थे, इन लोगों के पास, मतलब यू कुड से 99% ऑफ द लोगों के पास इनकम नहीं बची। कंपनी के जो इंडियन सोल्जर्स थे, कंपनी में ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे और इंडियन सोल्जर्स भी थे। हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ इंडियन सोल्जर्स की, डेफिनेटली बिकॉज ब्रिटिश हैं। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो अपने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ अच्छा ही बर्ताव रखेंगे, अच्छा ही बिहेवियर रखेंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? डिस्क्रिमिनेशन किया गया था इंडियन सोल्जर्स के साथ। वो बेसिकली अब एग्जैक्टली कैसे हुआ था वो हम पढ़ेंगे अंडर मिलिट्री कॉजेज, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किया था, आप यूँ समझ लो, ठीक है। कंपनी के जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर डिसकंटेंट विद देयर लो सैलरी। डिसकंटेंट मतलब अनहैप्पी कह लो या फिर डिससेटिस्फाइड विद देयर लो सैलरी। उनकी सैलरी बहुत कम थी, लाइफ बहुत हार्ड थी, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और उतनी उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी। इल ट्रीटमेंट मीटेड टू देम बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स, अब जो ऑफिसर पोस्ट पे थे वो ब्रिटिशर्स थे और सोल्जर पोस्ट पे इंडियंस को रखा जाता था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन जो ट्रीटमेंट था, मतलब उनको अच्छे से अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था इंडियन सोल्जर्स के साथ, ठीक है। इसलिए 1857 आते आते तक, अभी हमने बात कहाँ से शुरू करी थी? 1757 से, ठीक है। 1757 से 1857 तक बात आते आते कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि एक मास अपराइजिंग की कंडीशंस आ चुकी थी और जो एक्यूमुलेटेड मतलब कलेक्टेड जितने भी दुख वगैरह थे, ग्रीवेंसेस थे लोगों के, उसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फॉर्म में वो सारे बर्स्ट आउट हुए, यानी वो निकले ग्रीवेंसेस जितने भी दुख थे। नाउ वी कम टू द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉज, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज पहला है। अब पॉलिटिकल कॉज में आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट 4 कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब और एब्सेंटी सॉवरेनिटी। ये एक नया टर्म है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो है वो 4 तरीकों से की गई थी। एक्सपेंशन जो था ब्रिटिश ने 4 तरीकों से किया था। पहला था आउटराइट वॉर्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। और ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद आपको अभी भी याद हो, अवध के जो रूलर थे नवाब वाजिद अली शाह, उसको डिपोज कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस रूल को यहाँ पर अगर मैं मिस गवर्नेंस लिख दूँ तो भी इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। नाउ विल कम टू द वेरी डेप्थ्स ऑफ इट। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज में एक्सपेंशन पॉलिसी की, ठीक है। अभी मैं डिटेल में जाऊंगी, हर एक जो मैंने आपको 4 तरीके बताए कैसे एक्सपेंशन किया गया। पहले अभी ब्रीफ में पढ़ो एक्सपेंशन पॉलिसी क्या है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? टेरिटरीज को एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन कर रहा और जो ग्रेजुअल एनेक्सेशन था, इंडियन नेटिव स्टेट्स जो थे, नेटिव इंडियन स्टेट्स का धीमे धीमे ग्रेजुअली उन्होंने एनेक्स किया, ठीक है, ताकि जो सोल्जर्स रूलर्स हैं उनको एक साथ ऐसा शॉक ना लगे और वो रियलाइज ना कर पाए कि एक्चुअली जो ब्रिटिश का इंटेंशन है वो एक्सपेंशन का है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने एक्सपेंशन किया पूरा और जो एनेक्सेशन किया गया, ये एक मेजर दुख था इंडियन रूलर्स के लिए, ग्रीवेंस था, ठीक है, ग्रीफ का एक रीज़न था, यूँ कह सकते हो।
बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे हुआ था 1757 जून के मंथ में। बैटल ऑफ प्लासे के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरियल पावर था वो रैपिडली इंक्रीज हो गया। एक लाइन है, बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इन ब्रिटिश जब हम बात करते हैं ब्रिटिश की इंडिया में, बिकॉज ये एक सिग्निफिकेंट इसलिए रखता है क्योंकि ये जो बैटल ऑफ प्लासे है इसने एक जो मेयरली एक ट्रेडिंग कंपनी थी उसको कन्वर्ट कर डाला इनटू अ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, पहले वो लोग सिर्फ वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे लीगली इलीगली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिकली वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और उसको एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट में लाकर रख दिया। पॉलिटिकली वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, ब्रिटिश ने अपनी जो पॉलिटिकल पावर है इंडिया में वो 4 वेज से 4 तरीकों से एक्सपैंड करने की कोशिश करी। बाय आउटराइट वॉर्स, बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, by adopting the doctrine of lapse, and on the pretext या context of alleged misrule। अब सबसे पहले we'll study about expansion policy by the outright wars। ये पहला तरीका था टेरिटोरियल पावर इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। 2 रीज़न थे, रीज़न अच्छे से याद रखना। सबसे पहला रीज़न था टेरिटोरियल पावर इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए, दूसरा रीजन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे वॉर्स लड़े, वेज किए, स्टार्ट किए। ठीक है, इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट। इंडियन रूलर्स ऐसा नहीं किसी एक मेजॉरिटी एरिया के ही, डिफरेंट स्टेट के इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट बहुत सारे जो वॉर्स हैं वो लड़े गए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वॉर जो हम बात करते हैं वो है बैटल ऑफ बक्सर 1764। जो बैटल ऑफ प्लासे 1757 में हुआ था, उसके बाद एक मेजर जो हम वॉर बात करते हैं वो आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। इस बैटल का नतीजा ये निकला कि जो ऑपोजिशन में इंडियन रूलर्स वगैरह थे वो सब हार गए थे, इंडियन मुगल्स थे, ठीक है, वो हार गए थे और एट द एंड ब्रिटिश जीत गए थे। और इससे ये हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो मास्टर्स हैं, जो कह सकते हो रूलर्स हैं, वो एक तरह से ब्रिटिश बन गए थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश के अंडर में आ गई थी, तीनों स्टेट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर कब हुए थे? 1767 टू 1799 के दौरान एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए और इन एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश लोग जीत गए और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मैसूर स्टेट की जो मोस्ट टेरिटरीज थी उनको एनेक्स कर लिया, सारी नहीं, मोस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये कब हुए थे? 1817 टू 1818। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद क्या हुआ, जो पेशवा की एंटायर डोमिनियन था, उनका जितना भी टेरिटरी वगैरह था, जितनी भी मराठा टेरिटरी थी, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ नर्मदा रिवर जो है वो ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, ये आप तीन चीज़ों को अलग अलग करके याद करना। एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करते हैं 1817 टू 1818 के दौरान हुआ था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या क्या चीज़ें एक्वायर हो गई थी, पहला आप ये पढ़ोगे, पेशवा की एंटायर डोमिनियन सारा का सारा एक्वायर हो गया था। फिर आता है ऑल मराठा टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, टोटल 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ब्रिटिश ने एक्वायर कर दी थी थ्रू देयर सक्सेस इन दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पंजाब को एनेक्स किया गया था कब? 1849 में, आफ्टर 6 को जब इन्होंने हरा दिया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। ठीक है, 1823 से 1856 के दौरान क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया अपना एम्पायर। कैसे? सिंध को कॉन्कर करा, असम की टेरिटरीज को कॉन्कर किया, म्यांमार में पेगू को कॉन्कर किया, अरकान एंड तेनासरिम को भी कॉन्कर इन्होंने कर लिया। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप कह सकते हो स्टेट्स, तो कहना गलत होगा, बेसिकली टेरिटरीज वगैरह जो हैं इन सबको इन्होंने कॉन्कर करके अपना जो एम्पायर है उसे और एक्सटेंड कर लिया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बेसिकली व्हाट आई थिंक इज MCQ में मे बी आ जाए।
जो अलग अलग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, इसका एक मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। ये आपको जब मैं नोट्स दूंगी, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ये नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मिल जाएंगे। दो होंगे विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन में ये सारी जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ दीज विल बी देयर, और विदाउट एनोटेशन में दे वोंट बी देयर, बट जो ये नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल गया ब्रिटिशर्स को। एंग्लो मैसूर वॉर से मैसूर स्टेट की मोस्ट टेरिटरीज उनको मिल गई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जीतने से पेशवा के एंटायर डोमिनियन, ऑल मराठा टेरिटरी, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से पंजाब मिल गया था, और बाकी जो टेरिटरीज ऑफ असम एंड ऑल हैं वो आपको मैंने जैसा बोला एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट है, तो वो आप ध्यान में रखना बस। नेक्स्ट जो तरीका आता है वो है सब्सिडरी अलायंस। कुछ इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में लाया गया था विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम। अब देखो उन्होंने एक दो वो ब्रांचेस में हमने बात कर रखी है जब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, एक आउटराइट वॉर, एक सब्सिडरी अलायंस। कुछ जो स्टेट्स हैं पहले एक्चुअली आना चाहिए था आपकी बुक में सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जब फॉलो नहीं हुआ तो बेसिकली तब जाके वॉर्स होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सब्सिडरी अलायंस में एक्चुअली उन्होंने एनेक्स नहीं किया, वो वर्चुअली रूलर बने रहे, बट एक्चुअल रूलर देखो रूल वही कर रहे थे एक तरीके से, लेकिन नाम का होता है ना कि नाम का हमने रख रखा है कि इंडियन है यहाँ पे रूलर, तो एक्चुअली एनेक्स नहीं किया था बट रूल वही कर रहे थे। ये कैसे हुआ? फॉलोइंग दी सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करी थी। कौन सी पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी ये आपको पता होना चाहिए। सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट था किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट था, बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसको फॉलो करते हुए ये जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी लूज कर दी ब्रिटिश को, अपनी सॉवरेनिटी ब्रिटिश को लूज कर दी, ठीक है, उसको साइन करके, उसको एक्सेप्ट करके। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी इज द पावर ऑफ अ रूलर टू रूल इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब जब इन्होंने सॉवरेनिटी लूज कर दी तो ये इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश आउटसाइड इंटरफेरेंस बेसिकली यहाँ पे वैसे जनरल में नहीं, बट हाँ स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्रिटिश इंटरफेयर कर सकते थे, ठीक है, और वो करते ही थे, और वो कर पाए इसीलिए उन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवाया था। अंडर दिस सिस्टम, जो ये सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम था, जो इंडियन रूलर्स मान जाते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे सब्सिडरी अलायंस को, उनके साथ क्या होता था? उन इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश को सुप्रीम पावर की तरह एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप अथॉरिटी हो, आप सुप्रीम लीडर हो, भले अभी हम लीडर कहला रहे हैं, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस को सरेंडर कर दिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये अग्री कर लिया कि वो किसी और पावर या मतलब ऐसे समझ लो उस वक्त फ्रेंच वाले, फ्रेंच हो गया, डच हो गए, ये सब भी बहुत अच्छे से पोजीशन पर थे, बट उनके किसी के साथ भी वो अलायंस यानी पार्टनर में नहीं, पार्टनरशिप के साथ काम नहीं कर सकते थे, अग्रीमेंट नहीं कर सकते थे, किसी वॉर पे साथ में नहीं जा सकते थे, मतलब दे कुड नॉट ज्वाइन हैंड्स विद एनी अदर पार लाइक ये फ्रेंच डच वगैरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी और वो वॉर्स वेज नहीं कर सकते थे, स्टार्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक ब्रिटिश रेसिडेंट इनको एक्सेप्ट करना था अपने हेडक्वार्टर्स पे, और वो जितनी भी बातें बोलेगा वो सारी उसकी जो भी डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट करनी थी। नॉट टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस, कंपनी को कंसल्ट करे बिना किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस में, बेसिकली किसी भी यूरोपियन को इंडियंस हायर नहीं कर सकते थे विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी, ठीक है, ये भी उन्होंने अग्री किया था। अग्री टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट, अपने खुद के खर्चे पर ब्रिटिश ट्रूप्स यानी बेसिकली ब्रिटिश सोल्जर्स या फिर ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो मान गए। वर्चुअली उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर दी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी थी सॉवरेनिटी उन्होंने अपनी लूज कर दी थी, और सॉवरेनिटी इज दी अगर किसी जगह के पास सॉवरेनिटी है, जैसे इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट,
एक्चुअली सॉवरेन कंट्री कहना चाहिए मुझे, राइट। तो ये सॉवरेनिटी जब भी होती है किसी के पास तो इंडिपेंडेंटली रूल करा जा सकता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है, स्टेट बेसिकली। किंगडम ऑफ अवध वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू एन अलायंस लाइक दिस थ्रू द ट्रीटी। अब जो ये सब्सिडरी अलायंस था इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया? किंगडम ऑफ अवध ने। और आगे चलकर इसी का जो ये रूलर था, किंगडम ऑफ अवध का ही जो रूलर था, उसी को डिपोज कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है। किंगडम ऑफ अवध वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। कैसे वो एंटर हुए? थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अवध का जो रूलर था उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसमें उन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी साइन किया था, जिसके थ्रू क्या हुआ, कंपनी ने अवध के फ्रंटायर्स को डिफेंड करना अंडरटेक किया, मतलब वो ये काम करने को मान गए ऑन द कंडीशन कि नवाब ऑफ अवध ऐसे इस डिफेंस का खर्चा उठाएंगे, ठीक है। जो कंपनी है वो डिफेंड करेगी, लेकिन उसका जो खर्चा आएगा वो अवध का नवाब उठाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अवध को मिस रूल यानी मिस गवर्नेंस, गलत तरीके से गवर्न करने के लिए 1856 में एनेक्स कर लिया गया था अवध को। अदर स्टेट्स जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया कौन कौन से थे? वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया एंड राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भरतपुर। नेक्स्ट तीसरा तरीका, अभी हमने दो तरीकों की बात करी, आउटराइट वॉर्स एंड सब्सिडरी अलायंस। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करी थी लॉर्ड डेलहाउसी ने, और लॉर्ड डेलहाउसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे इन्होंने इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया टू द कंपनी यूजिंग द डॉक्ट्रिन लैप्स। डॉक्ट्रिन लैप्स जो एक पॉलिसी थी, इसको यूज़ करते हुए इन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन रूलर अगर मर जाता है विदाउट अ मेल हेयर, यानी मतलब वारिस जिसको कहा जाता है एक्चुअली में, तो इसे कोई एक राजा है, कोई भी इंडियन रूलर है, वो उसका खुद का सगा बेटा, रियल बेटा नहीं है अगर, तो उसका किंगडम लैप्स कर जाएगा। लैप्स का मतलब यहाँ पे LAPSE जो ये लैप्स है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की इंडिया में जो वो टेरिटरी है वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी। रूलर जिस भी जगह को रूल कर रहा था उसका जो किंगडम था वो लैप्स कर जाएगा, उसका जो किंगडम है वो इंडिया में कंपनी की जितनी भी टेरिटरी उसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। जब रूलर ऑफ झांसी के जो रूलर थे उनकी डेथ हुई 1853 में, तब उनका कोई भी नेचुरल मेल हेयर नहीं था। नेचुरल भी होना चाहिए, मतलब रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं अडॉप्टेड हो, नेचुरल भी होना चाहिए और मेल हेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा उनके केस में नहीं था, इसलिए जो विडोड रानी थी, झांसी की रानी जिनको कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, तो उनको पेंशन कर दिया गया था, शी वॉज पेंशनड। और उनका जो अडॉप्टेड सन था आनंद राव, उसको एक लॉफुल थ्रोन को सक्सीड करने के लिए एक लॉफुल सक्सेसर नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। अदर प्रोमिनेंट स्टेट जिनको एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा वो थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। प्रिंसिपल ऑफ लैप्स वाज आल्सो अप्लाइड टू टेक अवे। अब ये जो लैप्स का प्रिंसिपल है, ये एक तो ये स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए अप्लाई किया गया, साथ में जो कुछ स्टेट्स के रूलर्स के जो टाइटल्स और पेंशन्स थी उनको भी टेक अवे यानी मतलब उसको भी हटाने के लिए अप्लाई किया गया। रॉयल टाइटल्स ऑफ द नवाब्स ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर वर टेकन अवे। नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर के जो टाइटल्स हुआ करते थे वो भी ले लिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, डिसकंटेंट कॉज हुआ अमंग द रूलर्स, और साथ में जो लोग थे उनके द्वारा जो जनरल पब्लिक थी उनके बीच में भी डिसकंटेंट यानी सेटिस्फैक्शन नहीं था उनके दरमियान, और वो अनहैप्पी थे बेसिकली, ठीक है, खुश नहीं थे। इंडियन रूलर्स के जो इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनका ये मानना था कि जो उनके स्टेट्स हैं दे वर एनेक्स्ड नॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बट बाय द लैप्स ऑफ ऑल मॉरल्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। उनका ये मानना था
कि डॉक्ट्रिन ऑफ उनके जो स्टेट्स एनेक्स हुए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ या एप्लीकेशन से एनेक्स नहीं हुए, बल्कि जो ब्रिटिश थे उनके जो मॉरल वैल्यूज़ थे वो लैप्स मतलब बेसिकली ख़त्म होने के कारण से हुए थे। नाउ वी कम टू द फोर्थ वे जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो करी थी, दैट इज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल और मिस गवर्नेंस। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर दिया टू द कंपनीज डोमिनियंस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल। ठीक है, बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को एनेक्स करा। ठीक है, कंपनी के डोमिनियन में वो चीज़ पहुंच गई, कंपनी की टेरिटरी का पार्ट हो गई। किस प्रीटेक्स्ट पे, मतलब रीजन क्या दिया, एलिज्ड मिस रूल। ठीक है, यानी मिस गवर्नेंस। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अवध को गलत तरीके से मतलब बेसिकली उसको मिस गवर्न किया जा रहा था और ब्रिटिश रूल की ज़रूरत थी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी ने जस्टिफाई किया एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गुड ऑफ द गवर्न। मतलब देखो, गवर्न कौन रहता है, इसको ऐसे समझो, गवर्न हो रही थी पब्लिक, या लेट मी राइट पीपल, जो लोग थे वो गवर्न हो रहे थे उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके गुड या फिर उनके वेलफेयर के लिए एनेक्स किया गया, ऐसा उन्होंने जस्टिफिकेशन दी लॉर्ड डलहौजी ने, विच वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट ट्रू। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पीपल ऑफ अवध, देखो एक तरफ तो उन्होंने भी जस्टिफिकेशन दी कि गुड ऑफ गवर्न यानी लोगों के अच्छे के लिए है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन में क्या हुआ, एट द सेम टाइम पीपल ऑफ अवध, जो अवध के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। कौन सी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी उनको, लेट्स स्टडी अबाउट देम नाउ। द वेरी फर्स्ट वन एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो आप काफ़ी जगहों पे पढ़ोगे जब आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं, दे हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू उनका इंक्रीज कर दिया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था एज कम्पेयर टू जो वो पहले दे रहे थे। ठीक है, और एडिशनल टैक्सेस पड़ने लगे थे फूड, हाउसेज और फेरीज पर। ठीक है, एक टैक्स वो नॉर्मल देते थे, एक एडिशनल टैक्स अब लगने लगा था। डिसोल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब्स। नवाब अवध के जो नवाब की आर्मी थी उसका जो डिसोल्यूशन था और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसोल्यूशन था, उससे काफ़ी सारे नोबल्स, ऑफिशियल्स और सोल्जर्स की नौकरी चली गई। थर्ड जो उनको हार्डशिप देखनी पड़ी वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तालुकदार्स और ज़मींदार जो थे उनकी जो एस्टेट्स थे उनको कॉन्फिस्केट कर लिया था, मतलब बेसिकली उनको छीन लिया था। ठीक है, जो डिस्पोजेस्ड तालुकदार्स थे दे बिकेम द ओपोनेंट्स, वो ब्रिटिश रूल के ओपोनेंट्स उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। ठीक है, कंपनी सेपॉइज, जिसमें से 75,000 जो सेपॉइज थे वो अवध से थे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। ठीक है, ये जो सोल्जर्स, जो सेपॉइज थे, दे हैड हेल्प्ड द ब्रिटिश टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इन्हीं को फिर बाद में डिसबैंड कर दिया गया था, जब आर्मी को डिसबैंड किया गया, डिसोल्यूशन किया गया इसका, तो ये सारे जो सोल्जर्स हैं इनकी नौकरी चली गई थी। लेकिन जो ये सोल्जर्स उन्होंने रिजेंट किया ये फैक्ट कि जो होमलैंड्स थे वो उनका जो मतलब इंडिया देयर मदरलैंड जो थी वो अब फॉरेन रूल के अंडर आ गई थी। एनेक्सेशन ऑफ अवध से क्या हुआ, जो सोल्जर्स की फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी अफेक्ट हुई। अब देखो, जब दे हैड नो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके पास मतलब खाना पीना का कोई पैसे का जरिया ही नहीं था, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए, फाइनेंशियली उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। उनको साथ में हाई टैक्स देना पड़ता था, जो अवध में उनके घर फैमिलीज़ के जो ज़मीनें थी उन पर ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे, जिसमें नवाब ऑफ अवध को डिपोज किया गया था, मतलब नवाब ऑफ अवध को एक नॉर्मल वे से डिपोज नहीं किया गया था, एक बहुत उनको ह्यूमिलिएट करके किया गया था, विच यू कैन से कि बेइज्जती करके हटाया गया था, डिपोज किया गया था। इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से, एंगर में आकर लोगों ने, अवध के जो लोग थे उन्होंने उस अपराइजिंग को ज्वाइन किया जो कि 1857 में ब्रोक आउट हुआ। ठीक है, जो शुरू हुई वहाँ पे अवध ने एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया इन द अपराइजिंग ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। द सेकेंड पॉलिटिकल कॉज for the first war of independence was disrespect shown to बहादुर शाह।
बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल रूलर थे, ठीक है, और ही वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, और इनको ब्रिटिश से एक पेंशन मिलती थी। नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव, मुगल राजा जो ये थे इनका जो नाम था इट वॉज रिमूव्ड। जो कंपनी के कंपनी कॉइन्स मिंट करती थी, जो सिक्के होते हैं, उन पर से इनका नाम हटा दिया गया था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी लोग उनके जो सक्सेसर्स होंगे, उनके आफ्टर के जो मतलब बहादुर शाह जफर के मरने के बाद जो भी उनको सक्सीड करेगा, उसके बाद जो भी वहाँ पे रूल करेगा, जो भी रूलर्स होंगे, वो उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, मतलब दे विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस, और साथ में जो ये रॉयल टाइटल्स होते हैं वो भी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट प्लेस, मतलब वो पहले रेड फोर्ट में रहते थे, लेकिन उनके जो सक्सेसर्स हैं उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। और कहाँ पे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा? दे हैड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास एक जगह थी, उनको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के बाद वही चीज़ तो मैंने आपको वहाँ पे बताई कि एक तो उनको वहाँ पे रेड फोर्ट को पैलेस के तौर पे यूज़ करना अलाउ नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के शिफ्ट करना पड़ेगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह की डेथ के बाद ये अनाउंस किया कि उनके जो सक्सेसर्स हैं उनको इम्पीरियल टाइटल्स यानी जो रॉयल टाइटल्स होते हैं वो यूज़ करना अलाउ नहीं किया जाएगा अपने नाम के साथ, और सिर्फ उनको राजा मतलब राजकुमार एज मेयर प्रिंसेस का ही नाम दिया जाएगा, नो इम्पीरियल टाइटल्स, ठीक है। दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश का जो ये डिसीजन था, इससे जो मुगल्स की फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। कॉन्सिक्वेंटली जीनत महल कौन थी? वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उनकी जो वाइफ थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लॉट करना शुरू कर दी। जीनत महल नाम था। थर्ड पॉलिटिकल कॉज क्या था? ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, द लास्ट पेशवा। लास्ट पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकेंड, और इनके जो बेटा अडॉप्टेड सन था वो थे नाना साहेब। ब्रिटिश ने नाना साहेब को परमिशन देने से मना कर दिया जो वो बाजीराव सेकेंड को दे रहे थे। नाना साहेब को फोर्स किया गया कि वो कानपुर में रहें, फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली। उनकी जो फैमिली सीट थी वो पूना में थी, लेकिन उनको फोर्स किया गया था कि उससे बहुत ज़्यादा दूर वो वहाँ जाके कानपुर में रहें। इस बात को, ये जो उनको फोर्स किया गया, ये बहुत ज़्यादा रिजेंट किया गया था मराठा रीजन में, ठीक है। नाना साहेब हैड इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा। फॉर्मर जो पेशवा थे पहले, ठीक है, उनसे उन्होंने वेल्थ को इनहेरिट किया था। तो ये जो नाना साहेब को वेल्थ इनहेरिट हुई थी, उनको उन्होंने यूज़ किया इन सेंडिंग एमिशरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एमिशरीज सेंड कंट्री इंडिया जो हमारी थी उसके डिफरेंट पार्ट्स में एमिशरीज भेजने में उन्होंने यूज़ किया इस वेल्थ को। ये जो एमिशरीज थी उनका मेन एम ये था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में इंडियंस के बीच में अवेयरनेस जनरेट करी जाए। नाना साहेब ने दिल्ली और लखनऊ के बीच में ट्रैवल भी किया टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। जो 1857 का जो ये मूवमेंट है उसके लिए सपोर्ट गैदर करने के लिए उन्होंने ट्रैवल किया। बाकी इंडियन रूलर्स जिन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हुए थे, एडवर्सली अफेक्ट नहीं हुए थे, वो भी अपने फ्यूचर को लेके डाउट में आ गए, सस्पिशियस हो गए कि हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है इन द फ्यूचर। नाउ कम्स द फोर्थ पॉलिटिकल कॉज एज वेल एज द लास्ट पॉलिटिकल कॉज, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ये एक नया टर्म है। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का ये मतलब है कि इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में बैठी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और वहाँ से इंडिया को वो रूल कर रहे थे एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, ठीक है। और इतनी सी बात को हम कहते हैं एब्सेंटी सॉवरेनिटी, और इस बात को रिजेंट किया था इंडियंस ने। दी अर्लियर रूलर्स, अब देखो मुगल जैसे जितने भी रूलर्स यहाँ पे आए इंडिया में, जिन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया था, उन्होंने विद टाइम एज टाइम पास्ट वो इंडिया में ही सेटल कर गए थे। जो रेवेन्यूज़ वो कलेक्ट करते थे इंडियन से, मुगल्स वगैरह, वो इंडिया में ही खर्च करते थे।
लेकिन ब्रिटेन यानी बेसिकली ब्रिटिशर्स के केस में क्या हुआ कि जो इंडियंस को ऐसा लगा दैट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। एक तो ये बात थी कि इंग्लैंड से उनको रूल किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा, एंड एट द सेम टाइम इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड को ड्रेन किया रही थी। जो एक टर्म हम पढ़ चुके होंगे आप, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आपने सुना तो जरूर होगा टर्म, जो कि कॉइन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ टर्म वहीं से आया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंडिया की जो जितनी भी वेल्थ वगैरह है, जो इकोनॉमी में मतलब जो भी इनको रेवेन्यू वगैरह मिल रहा होता है, वो इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज ना करके इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल रिलीजियस कॉजेज। टोटल 9 सोशल रिलीजियस कॉजेज दिए गए हैं बुक में। कौन कौन से हैं, नाउ विल स्टडी अबाउट देम। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द इंडियंस की जो सोशल और रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर करने का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था, उन्होंने ट्राई किया था, ठीक है। इससे मासेस के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक फियर सा बैठ गया, ठीक है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट सोशल रिलीजियस कॉज। सबसे बड़े यही वाले कॉजेज हैं, 9 टोटल, सो आई विल ट्राई टू कीप देम एज ब्रीफ एज पॉसिबल, ठीक है। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स जो कि ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, दे वर एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशंस। यहाँ पे देखो मोस्ट नहीं है, सम, कुछ जो सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे, दे वर एम्ड एट जो लोग हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। हाउएवर ऐसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते दौरान इस बात का ध्यान रखा गया, फीलिंग्स ऑफ द पीपल वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन उनका जो एम था वो यही था कि जो लोग हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। रिजल्ट ये था कि रिफॉर्म्स लाइक एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ, फिर विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में आया, फिर वेस्टर्न एजुकेशन गर्ल्स के लिए खोली गई, उसको शुरुआत करी गई। लेकिन ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी मासेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में। नाउ वी कम टू apprehensions about modern innovation. People were suspicious of introduction of modern innovations. मॉडर्न इनोवेशंस कौन से लाए ब्रिटिश, पहले तो ये बात करते हैं। रेलवेज और टेलीग्राफ को लेकर आए, ठीक है, मतलब ये सारा सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस बात से लोग सस्पिशियस हो गए, डाउट में आ गए कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे र्यूमर्स फैलाए गए, ठीक है, ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी कि जो टेलीग्राफ पोल्स थे, दे वर इरेक्टेड टू हैंग दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उनको इसलिए इरेक्ट किया गया था, इसलिए बनाया गया था बेसिकली कि जो भी लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हैं उनको उस पर टांगने के लिए। सिमिलरली जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन थे रेलवे कंपार्टमेंट्स में और हायर लोअर कास्ट में, देखो जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उन्होंने ये बात नोट करी रेलवे कंपार्टमेंट्स में हायर और लोअर कास्ट को साइड बाय साइड, मतलब एक साथ बिठाया गया। ऐसा नहीं है हायर कास्ट वाले लोग अलग कंपार्टमेंट में बैठेंगे, लोअर कास्ट वाले अलग बैठेंगे, नहीं, इकट्ठे साइड बाय साइड सबको बैठाया गया। ये बात नोट करी गई थी इंडियन ऑर्थोडॉक्स इंडियंस के दौरान, ठीक है। इन्होंने ये बिलीव किया कि ब्रिटिश ने ऐसा चीज़ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था टू डिफाई देयर कास्ट एंड देयर रिलीजन। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं इंडियंस के साथ रूड थे, एरोगेंट भी थे। उनका ये मानना था कि जो इंडियंस हैं उनसे ज़्यादा वो सुपीरियर हैं, उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी पे ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है। और वो इंडियंस को मतलब बेसिकली फॉलो करते थे पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि वो इंडियंस को वर्थलेस समझते थे, मतलब फिजूल, यूजलेस, किसी काम का नहीं समझते थे। दे डब्ड द मुगल्स एज क्रूअल। उन्होंने ऐसा, ब्रिटिश ने ऐसा डब किया, ऐसी बातें करी कि जो मुगल्स हैं वो क्रूअल भी हैं और अनफेथफुल भी हैं। कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स ने इल ट्रीट किया और साथ में इंसल्ट भी किया इंडियंस की। सच एक्ट्स ऑफ अनजस्ट, ऐसी जो अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट्स हैं, इससे जो इंडियन मासेस से ब्रिटिश हैं वो एलियनेट हो गई, मतलब वो एकदम सेपरेट हो गई, आइसोलेट हो गई। एलियनेट होने का मतलब होता है आइसोलेटेड, अलग हो गई। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन।
पुलिस और जो पिटी ऑफिशियल्स थे ये लोग करप्ट थे। जो रिच थे, जो अमीर लोग थे, दे गॉट अवे विद क्राइम, वो क्राइम कर लेते थे लेकिन वो फंसते नहीं थे, ठीक है, उनको सज़ा नहीं मिल पाती थी। लेकिन जो कॉमन मैन होता था, यानी जो नॉर्मल आम पब्लिक जनता होती थी, दैट वाज लूटेड, ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, जुडिशियल सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था जिससे ये बहुत आसानी से जो रिच अमीर लोग थे वो पुअर लोगों को, गरीब लोगों को दबा देते थे, ऑप्रेस कर देते थे, ठीक है। फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजनमेंट। अब टॉर्चर आपको पता है, इम्प्रिजनमेंट पता है। फ्लॉगिंग इज मतलब किसी इंसान को किसी चीज़ से मारना, समथिंग लाइक स्टिक हो गई या रॉड हो गया, उससे जब किसी इंसान को मारते हो तो दैट एक्ट, जो ये एक्शन है, इसको हम फ्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट आपको पता है। ये सब किसके साथ किया गया? कल्टीवेटर्स के साथ किया गया। कब? जब वो पैसे नहीं दे पाए रेंट के, लैंड रेवेन्यू के, या फिर डेट पे जो इंटरेस्ट थी वो जब पे ना कर पाए, तब उनके साथ ये चीज़ें की जाती थी और ये बहुत कॉमनली की जाती थी। कब कब किया जाता था ये बात ध्यान रखो। फ्लॉगिंग, टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स फॉर देयर इनएबिलिटी टू पे, जब वो अनेबल थे, मतलब वो पैसे नहीं दे पाते थे रेंट के, लैंड रेवेन्यू की, या फिर डेट जो उन्होंने उधार लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था, लोन लिया होता था, उसका जो इंटरेस्ट होता था, जब वो पे नहीं कर पाते थे तो उनके साथ फ्लॉगिंग, टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट किया जाता था। और ये बात काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी के साथ हो गया, अननोन सा था, ऐसा नहीं था, ठीक है। ग्रोइंग पॉवर्टी, जो बेसिकली उसको गुर्बत कहा जाता है, गरीबी जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि जो मेड पुअर जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए गरीब लोग, और एक जनरल अपराइजिंग ज्वाइन करने में उनको फोर्स हो गए, वो खुद ही मतलब ज्वाइन कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग देयर फ्यूचर। एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज, ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस 3 चीज़ों में, बेसिकली रिलीजन, सेंटिमेंट्स और रेस, ठीक है। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने एक बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड रखा इंडियन रिलीजन्स के लिए। कोई पर्टिकुलर जील नहीं था उनका फॉर देयर ओन रिलीजन, और कंपनी ने कुछ हिंदू टेम्पल्स के लिए ट्रस्टी के तौर पे भी काम किया। पर्टिकुलर जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, कोई भी एंथुजियाज्म उन्होंने अपने खुद के रिलीजन के लिए नहीं दिखाई, बट एट द सेम टाइम जो हिंदू टेम्पल्स होते थे, कुछ हिंदू टेम्पल्स के वो ट्रस्टी भी रहे, ठीक है। ये सारी बात थी 18th सेंचुरी की, लेकिन 19th सेंचुरी में ये एटीट्यूड चेंज हो गया। ब्रिटिश जो है लोकल रिलीजियस और सोशल कस्टम के साथ उसमें इंटरफेरेंस अपना दिखाने लगे, रिलीजियस और सोशल कस्टम में इंटरफेयर करने लगे, और उन्होंने डिनाउंस कर दिया आइडल वर्शिप और डब्ड लोकल बिलीफ्स एज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को हम यहाँ पे कह सकते हैं इलिटरेसी। उनका ये मानना था कि जो बिलीफ्स वगैरह थे वो इलिटरेसी या इलिटरेट लोगों की एक निशानी टाइप था, ठीक है, जिसको कहते हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, इग्नोरेंस उसको कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा उन्होंने डब किया था ब्रिटिश ने इंडियंस के लिए, ठीक है। आइडल वर्शिप खत्म कर दी थी, मतलब उसको डिनाउंस कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में जो किया गया उससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बोथ इन नंबर्स एंड एक्टिविटीज़। क्रिश्चियन मिशनरीज का जो नंबर भी था और जो एक्टिविटीज़ था उसमें भी इंक्रीज हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। इंडियंस को ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट है वो मिशनरीज को सपोर्ट कर रही है, उन मिशनरीज को जो कि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देगी। फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है बहुत सारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करा गया था। 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने कैलकाटा मदरसा में एक इंग्लिश क्लास को स्टैब्लिश किया, शुरू किया, ठीक है। और कैलकाटा मदरसा एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था, तो कैलकाटा मदरसा में एक इंग्लिश क्लास को स्टैब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 1829 में। बाद में चल के जो इंग्लिश क्लासेस थे उसको बनारस संस्कृत कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। शिफ्टिंग ऑफ एम्फोसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, ओरिएंटल लर्निंग में बेसिकली हम ईस्ट के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं,
सारे ईस्टर्न लर्निंग वगैरह होती हैं उसमें, ठीक है। उससे शिफ्ट हो गया फोकस टू वेस्टर्न एजुकेशन, और इस सब चीज़ों को जो ये शिफ्ट हुआ इसको अच्छा नहीं माना गया बाय द पीपल, ठीक है। खास तौर पे जो पंडित और मौलवीज थे। अब पंडित तो आप सबको पता है, मौलवी शायद आप समझ ना पा रहे हो। पंडित देखो, जैसे पंडित होते हैं हिंदूज में, वैसे ही मुस्लिम्स में मौलवीज होते हैं, आप यूँ समझ लो। जो लोगों को अभी मैंने बताया, दे डिड नॉट सी इट वेल, जो ये शिफ्ट हुआ इट वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द पीपल। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो एक अटेम्प्ट था टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक, तो ट्रेडिशनली इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ चलती आई हैं, पढ़ाई चलती आई हैं, उसको डिस्करेज, उसको मतलब थोड़ा कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू करी हैं। वेस्टर्न एजुकेशन से जो शिफ्ट, मतलब जो शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन, उसका उनको ये लगा ये रीज़न था। पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग, लोगों को ऐसा शक होने लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन का एम लिटरेचर और साइंसेस को प्रमोट करना नहीं था, लेकिन बल्कि उनको जो बच्चे थे, लोगों के जो चिल्ड्रन थे, उनको क्रिश्चियंस बनाना उनका एम था। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस जो हैं वो हर्ट किए गए थे बाय ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल्स। लोगों के, इंडियंस के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको ठेस पहुंचाई गई थी, उनको हर्ट किया गया था। कब, कैसे? देखो, एक ऑफिशियल पॉलिसी लाई गई जिसमें जो लैंड्स, टेम्पल्स और मॉस्क की जो लैंड होती है, यानी मंदिर और मस्जिद की जो ज़मीनें हुआ करती थी, उसको टैक्स करने की जो एक पॉलिसी लाई गई, उससे हर्ट हुए उनके जो सेंटिमेंट्स थे। ऐसी जो लैंड्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था फ्रॉम टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर्स। अब ऐसा इसलिए देखो लोगों को अजीब सा लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स के पहले जितने भी रूलर्स थे, या मुगल कह लो या इंडियन रूलर्स फॉर दैट मैटर ऑफ सेक, तो जितने भी इंडियन रूलर्स थे बेसिकली पिछले वाले, वो मस्जिद और मंदिर की जो ज़मीनें हुआ करती थी उन पे टैक्स नहीं लगाते थे, उसको एग्जेम्प्ट कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। फैमिलीज जो हैं वो इन ज़मीनों पर डिपेंड करती थी, और जो फैमिलीज इन पे डिपेंड करती थी वो ये प्रोपोगेट करने लगे, ये बात फैलाने लगे कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया के रिलीजन्स को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की, कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है एक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 से क्या हुआ, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पे एक चेंज हो गया। क्या हुआ, एक हिंदुइज्म से जो कन्वर्ट है टू अदर रिलीजन, अगर हिंदुइज्म से किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुआ कोई इंसान है तो वो अपने बाप की, फादर की जो प्रॉपर्टी है उसे इनहेरिट कर सकता है। हिंदूज को एक रिगार्डेड दिस एज एन इंसेंटिव का यहाँ पे मतलब है एनकरेजमेंट, उनका मतलब एक तरह से यूँ कह लो कि कोई गलत काम करने के लिए ब्राइब टाइप उनको ऐसा लगा, जैसे उनको कोई ब्राइब दी जा रही है कि आप अपना रिलीजन छोड़ दो, हम आपके बदले में इतना ये चीज़ कर देंगे, ठीक है, या आप इनहेरिट कर पाओगे, बेसिकली ये था। इकोनॉमिक कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर पॉपुलर डिसकंटेंट, इतनी ज़्यादा जो अनहैप्पीनेस थी, जो डिससेटिस्फैक्शन था मासेस के बीच में, वो उसका मेन रीज़न क्या था, ब्रिटिश के द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो बहुत तरीक़ों में हुआ। नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया इंडियन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट्स के लिए, उन्होंने एग्रीकल्चरल इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनाकर रख दिया टू सर्व द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल इंग्लैंड की जो नीड्स हैं उनको, उन पर पूरा उतरने के लिए, उनको सर्व करने के लिए एक इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता था और उसको एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनाकर रख दिया। इंडिया को फोर्स किया गया कि वो एक्सपोर्ट करे चीपर, सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल्स, जैसे देखो कौन से रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन में कम थे, शॉर्ट सप्लाई में थे, जिसकी कमी थी, ठीक है, उन रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों पर फोर्स किया गया कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे ब्रिटेन को, ठीक है। कौन कौन से ये रॉ मटेरियल्स थे, कौन कौन सी ये चीज़ें थी? सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन एंड रॉ सिल्क, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। 2 रीज़न था एक्सपोर्ट करने का, या तो एक रीज़न ये था
कि ब्रिटेन में उन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया गया सस्ते दाम पे जो शॉर्ट सप्लाई में थी, या फिर उन चीज़ों को जो ब्रिटिश को अर्जेंटली चाहिए थी। अर्जेंटली क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, ठीक है, ये उनको अर्जेंटली चाहिए था। इसको भी चीप रेट में एक्सपोर्ट करने पर मजबूर किया गया इंडिया को। प्लांटेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि इंडिगो हो गया, टी, फूड ग्रेन्स जो कि ब्रिटेन में कम थे, ये सारा इनको फोर्स करना मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए फोर्स किया गया। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट, अब देखो एक तो उन्होंने फोर्सफुली उनको एक्सपोर्ट भी करवाया गया, साथ में फोर्सफुली उनको एक्सेप्ट भी करवाया गया रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स, या तो ड्यूटी फ्री और या फिर एक नॉमिनल ड्यूटी रेट पर। और वहीं पर जब इंडियन प्रोडक्ट्स को इंग्लैंड में भेजा गया, जब इंपोर्ट हुए वहाँ पे वो, तो उनको बहुत ज़्यादा कम हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगी इंग्लैंड में। देखो मैं ये कह रही हूँ, इंडिया में एक तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया, दैट वाज वन थिंग। अब यहाँ पे इनको इंडिया को फोर्स किया गया कि वो रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट करे, या तो बिना किसी ड्यूटी फी के, मतलब बिना किसी पैसे के, या फिर एक नॉमिनल ड्यूटी रेट पे। और वहीं पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इंग्लैंड में, उन पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई थी। सही है। इंडियन हैंडमेड गुड्स को, जो इंडियन के जो हैंडमेड गुड्स थे वो, अब देखो हैंडमेड थे तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे, और इस वजह से वो ब्रिटिश के मशीन मेड सस्ते प्रोडक्ट से नहीं compete कर पाए। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो गई, रूइन हो गई, डिप्राइव हो गया। आर्टिसंस, जो आर्टिसंस थे उनकी इनकम से वो हाथ धोकर बैठ गए, मतलब इनकम का जरिया ही ख़त्म हो गया। और जो लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो भी रिड्यूस हो गए। ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स, अब देखो एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ जो रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स इंडिया एक्सपोर्ट करके दे रहा था, उससे इंडिया के पास खुद ही एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो ख़त्म हो गया, और रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगे दामों पर हो गए, क्योंकि अब देखो कमी थी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। इस वजह से इंडिया का जो ट्रेड था उसका नेचर में चेंज आना जो है, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, जरिया बन गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ये टर्म बताया था थोड़ा सा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता, और इसको होने तक क्या हुआ कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो गोल्ड लाते थे इंडिया में टू बाय इंडियन कॉटन एंड सिल्क। यूरोपियन ट्रेडर्स गोल्ड लाते थे इंडिया में, क्यों? इंडियन कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो ब्रिटिश हैं उनको इंडिया में गोल्ड मिलना बंद हो गया, स्टॉप्ड गेटिंग गोल्ड इन इंडिया, गोल्ड इनटू इंडिया, मतलब इंडिया में गोल्ड आना उन्होंने बंद कर दिया। बदले में उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल, इंग्लैंड में जो उनकी कंट्री इंडस्ट्रीज थी उसके लिए रॉ मटेरियल वो परचेज करने लगे फ्रॉम दी सरप्लस रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। बंगाल में बहुत ज़्यादा खाना पीना था, मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह था, सरप्लस जो था रेवेन्यू, उससे उन्होंने वो खरीदना शुरू किया, और जो प्रॉफिट्स थे वो ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड का उन्होंने यूज़ किया। इससे शुरू हुई प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल्स। इससे यहाँ से फिर शुरू हुई द प्रोसेस जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज और वेल्थ को प्लंडर करना शुरू करा। नेक्स्ट इज डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल पर ब्रिटेन में हेवी ड्यूटीज लगाई गई, और इस बात से इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई इस वजह से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स जो कि इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे वो उन पर एक नॉमिनल ड्यूटी लगाई जाती थी। 19th सेंचुरी के मिड तक क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया जो है वो प्रैक्टिकली सीज हो गया, बंद हो गया। स्पिनिंग और वीविंग का जो आर्ट है, जो सालों से, मतलब सदियों से चलता आ रहा था, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी हज़ारों आर्टिसंस को, वो अब एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। आर्टिसंस की जो मिजरी थी वो तब बढ़ गई जब वो, मतलब और कंपाउंड हो गई, नॉर्मली नहीं बढ़ी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। कंपाउंड इसलिए यहाँ पे कहा गया, कंपाउंड हो गई तब जब ट्रेडिशनल पेट्रन्स का डिसअपीयरेंस हो गया। चीफटेन, जमींदार्स और बायर्स, ट्रेडिशनल पेट्रन्स और बायर्स जैसे प्रिंसेस, राजकुमार, चीफटेन्स और जमींदार्स का जब डिसअपीयरेंस हो गया। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री,
पीजेंट्स जो हैं वो डिसकंटेंट थे, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी थे विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू, जो उनकी ऑफिशियल जो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी चल रही थी, और जो कॉन्सिक्वेंटली वो अपनी जो ज़मीनें खोते जा रहे थे। इनफैक्ट ये पीजेंट्री ही थी जो कंपनी को ट्रेड के लिए, देखो कंपनी 3 चीज़ों के लिए इंडिया से पैसे ले रही थी। क्या? ट्रेड के लिए, इंडिया में जो वो ब्रिटिश एक्सपेंशन चल रहा था उसके वॉर का जो खर्चा चल रहा था, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट था, इन तीनों चीज़ों का जो खर्चा है वो पीजेंट्री ही उठा रही थी। उसका जो हैवी बर्डन ऑफ टैक्स था, वो पैसा जो है वो बेसिकली पीजेंट्री से ही आ रहा था। अब क्या है, वो पीजेंट्री भी डिक्लाइन होने लगी, उसका जो इकोनॉमी थी। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू था वॉज डबल द अमाउंट कलेक्टेड, मतलब मुगल्स जो अमाउंट कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू में, बंगाल लैंड रेवेन्यू के लिए बंगाल से उसका डबल अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, इस रेवेन्यू का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं जो है वो स्पेंड किया गया था, ना ही एग्रीकल्चर को बढ़ावा, कुछ डेवलपमेंट उसमें अच्छाई लाने में, और ना ही कल्टीवेटर का जो वेलफेयर है उसके ऊपर कुछ अच्छा करने के लिए, उसके लिए लैंड रेवेन्यू जो है उसमें बढ़ाव देखा गया, जिसकी वजह मतलब इंक्रीज देखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं दे वर फोर्स्ड इनटू इनडेटेडनेस, और या फिर अपनी जो ज़मीनें हैं वो बेच देते थे। जो ट्रेडिशनल जमींदार्स थे दे वर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स कहाँ से आए? पैसे जो उधार दे रहे थे। ठीक है, अब जो ये न्यू लैंड ओनर्स जो ये रिप्लेसमेंट हुआ इनका, दे हैड नो कंसर्न, उनको पीजेंट से कोई लेन देन था ही नहीं। दे रेंट्स को एग्जॉर्बिटेंट लेवल पे पहुंचा देते, मतलब एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, वेरी वेरी हाई लेवल पे वो पहुंचा देते थे रेंट्स को, और एविक्ट कर देते थे देयर टेनेंट्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। मतलब नॉन पेमेंट के केस में उनके जो टेनेंट्स थे, यूँ समझ लो किराएदार जो थे, जो उनको दी हुई थी वो ज़मीन, ठीक है, उनको एविक्ट कर दिया जाता था। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्स जो है उससे कल्टीवेशन जो है वो अफेक्ट हुआ, और बहुत सारे फेमिन्स हुए। फेमिन्स इज बेसिकली स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाना। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था स्कॉलर्स, प्रीचर्स और आर्ट्स के जो आर्टिसंस वगैरह थे। कमिंग ऑफ द ब्रिटिश के आने से जो है ऐसे रूलर्स का डिक्लाइन हुआ, वो उनका कम होने लगे ऐसे रूलर्स, और ग्रेजुअली उनके जो पेट्रनेज है वो ख़त्म हो गए, मतलब केम टू एन एंड। और इस वजह से ऑल दोज जो उनकी सारे लोग जो पेट्रनेज पर डिपेंडेंट थे वो इम्पॉवरिश्ड हो गए, यानी वो गरीब हो गए, पॉवर्टी में वो आ गए। ठीक है, जब नेटिव स्टेट्स को एनेक्स किया गया ब्रिटिश डोमिनियन के लिए, तब जाके जो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल पोस्ट पे, वो तब अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट या फिर वेल पेड पोस्ट नहीं दी जाती थी। अब देखो हाई पोस्ट है तो वेल पेड भी होगी, तो उससे इंडियंस को दूर रखा जाता था, उनको वो पोस्ट नहीं दी जाती थी। ऑल दीज पीपल, सारे जो ये लोग थे, कौन? जो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल पोस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए यहाँ पर, दे बिकेम बिटर एनिमीज। मतलब बेसिकली ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में उन्होंने आवाज़ उठाई। इनह्यूमन या इनह्यूमेन एक्चुअली होना चाहिए, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो ट्रेड जो है वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, बट जिन कंडीशंस के अंडर पीजेंट्स को काम करना पड़ रहा था वो इनह्यूमेन था। ठीक है, दे वर नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल समझो, नेक्स्ट लेवल एबनॉर्मल थे वो। ठीक है, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था टू कल्टिवेट सिर्फ और सिर्फ इंडिगो इन द फील्ड्स, जो कि ब्रिटिश प्लांटर्स चूज करते थे। अगर वो किसी और चीज़ को प्लांट कर लें तो उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, और उनके जो कैटल थे उनको लेकर चले जाया जाता था, मतलब दे वर कैरीड ऑफ, हटा देते थे, लेकर चले जाते थे एज देयर पनिशमेंट। अब बताओ ज़मीन उनकी, वो अपनी मर्जी से कुछ उगा भी नहीं सकते थे वहाँ पे। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डीके ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, हाई टैक्सेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्टैग्नेशन, यानी रुक जाना एक तरह से एग्रीकल्चर का, और पुअर पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, इन सब चीज़ों से एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई इंडियंस में। ठीक है, फेमिन्स राविश्ड द कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का जो दूसरा हाफ था,
फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, मतलब जो नेक्स्ट 50 ईयर्स हुए 19th सेंचुरी के, उसमें क्या हुआ, जो फेमिन्स थे वो कंट्री में बहुत ज़्यादा होने लगे। 4 मेजर और न्यूमरस बहुत छोटे छोटे जो माइनर फेमाइंस होते थे, छोटे छोटे माइनर फेमाइंस काफ़ी सारे हुए बिटवीन 1765 एंड 1857। 4 मेजर हुए विच आई कैन रिकॉल, एक या दो तो मेजर जो हैं वो बंगाल के ही थे, ठीक है। फेमाइंस वर द रिजल्ट ऑफ ड्राउट। अब फेमाइन हुए कैसे, रीज़न क्या था, ड्राउट, अदर नेचुरल कैलामिटीज़, साथ में ऑड एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक रीज़न था, ठीक है, फेमाइंस का, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग। अब ये जो भी रीज़न थे, ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कोई भी इतना सारा वो रेवेन्यू ले रहे थे बट नो एक्शन वाज टेकन कि जो लोगों का ये दुख है, उनका जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनको वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी उसमें कौन कौन आते थे, तालुकदार्स और हेरिडेटरी लैंड ओनर्स, ठीक है। उनके एस्टेट से उनको डिप्राइव कर दिया गया था, मतलब उनको वो एस्टेट नहीं दिया गया था, समझ लो, ठीक है। इनाम कमीशन 1852 के प्रोविजन के अनुसार 20,000 एस्टेट्स को कॉन्फिस्केट रख लिया गया था, मतलब कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। जब लैंडलॉर्ड्स जो हैं एविडेंस नहीं दे पाए थे, कैसे एविडेंस नहीं दे पाए थे, जिससे वो मतलब ऐसे एविडेंस नहीं पेश कर पाए दे पाए लाइक टाइटल डीड, जिससे ये प्रूव हो कि हाँ ये ज़मीन उसी इंसान की है, ठीक है। इस तरह से 20,000 एस्टेट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। अब जो ये कॉन्फिस्केटेड लैंड्स थे वो पब्लिक ऑक्शन में सेल कर दिए जाते थे बाय टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाता था उसको सेल कर दी जाती थी। और ऐसे एस्टेट्स को यूजुअली कौन खरीदते थे, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स खरीदते थे, जिनको टेनेंट्स की पीजेंट्स की बेसिकली टेनेंट्स कौन होते थे, उनके टेनेंट्स होते थे पीजेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टेनेंट्स होते थे, जो किराएदार, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसको वो ज़मीन देते थे, ठीक है, उनको उसकी कोई समझ नहीं थी, उनको ना पीसेंट्स की समझ थी, ना टेनेंट की समझ थी, ना उनको एग्रीकल्चर की कोई समझ थी, ना उनको कोई डेवलपमेंट लाना था, वो उनको बस एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे थे, ठीक है। इस वजह से जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉवर्टी की तरफ खींची चली गई विदाउट बेनिफिटिंग, मतलब पीसेंट्री को कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू के वेट से सफ़र करना पड़ा। अब एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा, वेरी हाई लैंड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा जो लैंड रेवेन्यू था वो सफ़र करना पड़ा उससे। मिलिट्री कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहला आता है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में बनाया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स की हेल्प से उन्होंने बनाया। इस बात के बावजूद कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स के जितने ब्रिटिश सोल्जर्स जितने एफिशिएंट थे उतने ही एफिशिएंट इंडियन सोल्जर्स भी थे। इस बात के बावजूद जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत कम पेमेंट दी जाती थी, दे वर पुअरली पेड, इल फेड, मतलब ऐसा भी नहीं उनको खाना अच्छा दिया जाता था नहीं, और बैडली हाउस, रहने का जो कंडीशंस थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। मतलब एक तरह से देखो वो एफिशिएंट भी थे, उन्होंने हेल्प भी करी इंडियन सोल्जर्स ने, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत गलत किया गया था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि ये इंडियन है ये ब्रिटिश है, और ब्रिटिश वालों को सुप्रीम अथॉरिटी दी जाती थी। ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने सेपोइज को फॉरबेड किया फ्रॉम वेयरिंग कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स। कास्ट मार्क्स या फिर सेक्टेरियन मार्क्स पहनने से ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने सेपोइज यानी जो सोल्जर्स हैं उनको मना किया था। और किससे मना किया था, बियर्ड्स हो गई जो दाढ़ी होती है, टर्बन्स पगड़ी पहनने से भी मना किया था, और उन्होंने सेपोइज के जो सेंटिमेंट्स थे, जो उनके बिलीव्स थे, वैल्यूज़ थी, उनके डिसरिगार्ड यानी डिसरिस्पेक्ट भी शो की थी। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ के अनुसार इट वॉज अ टैबू, मतलब बेसिकली बैन था, प्रोहिबिटेड था फॉर अ ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण के लिए समुद्र को क्रॉस करना एक प्रोहिबिटेड था, मना किया गया था एज पर द रिलीजन टू क्रॉस द सी, किसी भी
ब्राह्मण के लिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया 1856 में, जिसके अकॉर्डिंग एज पर विच जो इंडियन सोल्जर्स थे दे कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी। इंडियन सोल्जर्स को ड्यूटी के लिए ओवरसीज यानी समुद्र के उस पार भेजा जा सकता था, सी उनको क्रॉस करनी पड़ सकती थी। इस एक्ट जो ये लाई गई इसमें ये बात ध्यान नहीं रखी गई, इट वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन या इनटू अकाउंट। इंडियन सोल्जर्स के जो सेंटिमेंट जो बिलीव्स थे उनको ध्यान में नहीं रखा गया था। जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको इस कास्ट में अपने कास्ट को लेकर एक डेंजर ये नज़र आया, इस वजह से एक रिजेंटमेंट की जो फीलिंग है वो उनके अंदर आ गई। लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस के जो प्रपोर्शन था वो ज़्यादा था। Number of British troops in India was never very large with the British in the ratio as low as 1 in 4,000। 4,000 इंडियन सोल्जर्स में सिर्फ एक ब्रिटिश सोल्जर पाया जाता था, इतना लो रेशियो होता था ब्रिटिश ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स का। लॉर्ड डलहौजी ने ये रिकमेंड किया था कि मोर ब्रिटिश सोल्जर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को आर्मी में रिक्रूट करना चाहिए, रखना चाहिए। दिस कुड नॉट कम थ्रू, ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। इस वजह से इट मेड इट ईजियर फॉर द लार्जर नंबर ऑफ पीपल इंडियन सोल्जर्स टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसा ना होने के कारण ही जो ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो आर्म्स यानी जो वेपन्स है वो टेकअप कर पाए, मतलब ले पाए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, हायर एम्प्लॉयमेंट में जितनी भी हायर पोजीशंस थी दे वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के लिए बचा कर रखी जाती थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस। भले वो काम सबसे ख़राब कर रहे हो, इंडियन सोल्जर्स की कंपैरिजन में सबसे ख़राब काम भले ही वो कर रहे हो, लेकिन अब क्योंकि वो ब्रिटिश थे उनको इसलिए हाई पोजीशन दी जाती थी, उनके लिए रिजर्व करके रखी जाती थी। इवन जो इंडियन सोल्जर्स थे फॉर्मली, जिनको पहले ब्रिटिशर्स के पहले या उनकी सारी पॉलिसीज़ के पहले जब अच्छी खासी पोजीशंस थी नेटिव प्रिंसेस की आर्मीज़ में, उसके बावजूद, ठीक है। अब देखो इंडियन सोल्जर्स जिनकी ऑलरेडी मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स जो नेटिव प्रिंसेस थी उनकी आर्मीज़ में अच्छी हाई पोजीशंस थी, उन इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पीरियड ऑफ टाइम था उसके दौरान सूबेदार से ऊपर की जो रैंक है वो ना मिल पाई, ठीक है। फ्यूचर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज ब्लीक विदाउट चांसेस ऑफ प्रमोशन, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब था विदाउट चांसेस ऑफ प्रमोशन। डिप्राइवेशन ऑफ अलाउंसेस, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश डोमिनियन का जो एक्सटेंशन था उसने सेपॉइज का, सोल्जर्स का सर्विस कंडीशन पर बहुत बुरा असर डाला, बहुत एडवर्सली नेगेटिवली अफेक्ट किया। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज, सोल्जर्स को ऐसे ऐसे एरियाज में सर्व करना पड़ा विच वर अवे फ्रॉम देयर होम्स। एक तो वो उनके घर से भी दूर थे, साथ में कोई उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी, और या फिर एडिशनल भत्ता भी नहीं दिया गया। एडिशनल भत्ता किसे कहते हैं? फॉरेन सर्विस, जब कोई इंसान जो है फॉरेन जाके किसी दूसरी जगह पे जाके सर्विस कर रहा होता है तो उसको एक भत्ता दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है, उनको वो भी नहीं दिया जाता था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में जो लाया, इट विड्रू द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज, मतलब जो सिपाहीज थे, सोल्जर्स थे, वो इस एक्ट के आने के पहले फ्री पोस्ट कर सकते थे, लेकिन इसके बाद दे वर नॉट अलाउड। ये जो प्रिविलेज था ये विड्रॉन कर लिया गया था। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिपाहीज यानी सोल्जर्स, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस थी जैसे कि दिल्ली और इलाहाबाद, उसमें कोई भी ब्रिटिश आर्मीज नहीं थी और इंडियन सोल्जर्स होलली उसको हेल्ड करते थे, लीड करते थे। बिसाइड्स इंग्लैंड जो है वो बहुत सारे वॉर्स में एंगेज रहता था आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल द पर्शियन वॉर यानी इरानियन वॉर, क्रीमियन वॉर एंड द चाइनीज़ वॉर। ये 3 वॉर्स का एग्जाम्पल है, इसमें इंग्लैंड जो है वो एंगेज था। इंडियन सोल्जर्स को ये फीलिंग थी जो ब्रिटिश थे दे वर इन डिफ़िकल्टी और सेफ्टी ऑफ इंडियन एम्पायर डिपेंडेंट ऑन, इंडियन एम्पायर की जो सेफ्टी थी वो उन पर डिपेंड करती थी, और जो ब्रिटिश था वो डिफ़िकल्टी में थे, मुश्किल में थे। दे वर देयर फॉर डिटरमिन्ड टू स्ट्राइक देम एट अ सूटेबल टाइम, इसलिए वो लगे हुए थे, डटे हुए थे कि एक सूटेबल टाइम पर उनको स्ट्राइक करेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश आर्मी ने बहुत मेजर रिवर्सेस सफ़र किए इन दी फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर और क्रीमियन वॉर, ठीक है। फर्स्ट
अफगान वॉर 1839 टू 1842 में हुआ था। पंजाब वॉर्स जो हैं वो 1845 टू 49 तक हुए। क्रीमियन वॉर 1853 टू 1856 तक हुए। 1855 टू 56 का जो ये पीरियड ऑफ टाइम था, ये एक साल का जो पीरियड था, इसमें जो संथल ट्राइब्समैन थे बिहार और बंगाल के, दे आर्म्ड विद एक्सेस, मतलब इन्होंने एक्स और बो की जो आर्मी है, मतलब वेपन्स के तौर पे उनको यूज़ किया। एंड दे रोज अप अगेंस्ट दी ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट वो खड़े हुए टेम्पररीली अपने एरिया को ब्रिटिशर्स से दूर रखते हुए। ठीक है, दो आगे चल के जो ब्रिटिश ने उन्होंने सप्रेस कर दिया था संथल अपराइजिंग को, जो डिजास्टर्स उन्होंने सफ़र किया, वो जो डिजास्टर ब्रिटिश को सहना पड़ा संथल ट्राइब के द्वारा, उससे ये मिथ, ये जो अंधविश्वास टाइप था कि मतलब ये माना जाता था कि जो ब्रिटिश है देवर इनविंसिबल, उनको हराया नहीं जा सकता एंड देवर मतलब द मोस्ट पावरफुल, ये जो मिथ है वो टूट गया। इट फर्दर रिवील्ड, आगे चल के ये भी इससे रिवील हुआ इंडियन सोल्जर्स को कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो अगर इंडियन आर्मी डट जाए, मतलब डिटर्मिन्ड हो जाए, तो फिर वो हराई जा सकती है ब्रिटिश आर्मी को। लोअर सैलरीज, वेजेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इनएडिक्वेट, इंडियन सोल्जर्स को जो पैसे दिए जाते थे वो कम थे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एंड इतने कम थे कि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स की जो सैलरी थी उससे 8 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाता था। अब आते हैं हम इमीडिएट कॉज पे। ठीक है, इमीडिएट कॉज एक ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। 1856 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो ओल्ड फैशन मस्केट, पहले क्या चलता था ओल्ड फैशन मस्केट जिसका नाम है ब्राउन बेस, उसको रिप्लेस कर दिया जाए एनफील्ड राइफल से। ये उन्होंने फैसला किया 1856 में। एनफील्ड राइफल का जो लोडिंग प्रोसेस है उसमें ऐसा प्रोसेस था कि कार्टेज को, जो राइफल की कार्टेज है उसको माउथ के पास में लाकर जो दांत है उससे ग्रीस पेपर से बाइट करना है, मतलब बाइट ऑफ करना है टॉप्ड ग्रीस पेपर, जो ग्रीस्ड पेपर था उसको बाइट करना था विद द टीथ। ठीक है, जनवरी 1857 में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, देयर वाज अ र्यूमर कि बंगाल रेजिमेंट्स में ही ये अफवाह फैलाई गई थी कि जो ग्रीस्ड कार्टेज है उसमें फैट ऑफ काऊ और पिग है, या तो गाय का या तो पिग का उसमें फैट है। ठीक है, अब सेपोइज वर नाउ कन्विंस्ड कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टेज है इट वाज अ डेलिबरेट मूव, मतलब ये जानबूझ के जो ग्रीस कार्टेज का इंट्रोडक्शन है वो जानबूझ के किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स को अब डिफाइल किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो बोला गया था या तो वो काऊ का है और या फिर वो पिग का है। काऊ जो है वो हिंदूज के लिए सेक्रेड है तो वो उसे बाइट नहीं कर सकते थे, और जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए बैन है, टैबू है, यानी वो बैन है, प्रोहिबिटेड है फॉर दी मुस्लिम्स। ठीक है, इसलिए वो कन्विंस हो गए कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन को डिफाइल करने के लिए जानबूझ के उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी है। इस वजह से बोथ मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इन कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, और उन्होंने एक अपराइजिंग स्टेज कर दी जब उनको उसको यूज़ करने के लिए फोर्स किया गया। बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग की बात करी जाए, बहुत छोटा सा ये पार्ट है। February 26, 1857 यहाँ से शुरुआत होती है अपराइजिंग की। 19th नेटिव इन्फेंट्री जो है एट बहरामपुर इन बंगाल, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो कार्टेजेस उनको दिए गए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे। रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया था एज अ वार्निंग टू अदर रेजिमेंट, उस रेजिमेंट को हटा दिया गया था कि ताकि जो बाकी रेजिमेंट्स हैं वो सावधान हो जाए और वो उसको वार्निंग के तौर पे ले ले। सेपोइज जो सोल्जर्स थे उनको इस बात का डर था कि वो अपने कास्ट और रिलीजन को खो ना दें अगर वो ग्रीस कार्टेज को एक्सेप्ट कर लें। इस वजह से जो मंगल पांडे एक सेपोय थे उन्होंने एक अटैक को लीड किया ऑन द एडजुटेंट ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री। 29 मार्च 1857 में बैराकपुर पर 34th नेटिव इन्फेंट्री के जो एडजुटेंट है उस पर एक अटैक किया, जिस अटैक को उन्होंने लीड किया था। मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अ कोर्ट मार्शल
फॉर हिज फेलो सेपॉइज, वो एक मार्टियर बन गए, यानी वो शहीद हो गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री ऑन माई चैनल। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये जितना भी हिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 10th का वो अपने चैनल पे कवर करवा दूँ, ठीक है। नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। That's all for this video. I'll see you soon in my next video. Bye bye and take care.